हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के उस मंच पर जो पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका क्या है यह भी समझाती है। आप मेरे पीछे स्क्रीन के टाइटल से समझ गए होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कलिंग युद्ध की। और बहुत सारे न्यायिक सेवा में पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, कहां हुआ, इस तरीके के सवाल। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कलिंग का युद्ध हुआ ही क्यों, कलिंग के युद्ध की चर्चा कहां की गई है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ। तो हुआ यह है, आपको पता होगा कि कलिंग वास्तव में वर्तमान उड़ीसा राज्य है। अगर मैं एक रफ स्केच बना पाऊं दक्षिण भारत के नक्शे की, तो कलिंग वर्तमान का उड़ीसा राज्य है। कलिंग के बारे में, या यूं कहें कलिंग युद्ध के बारे में जो हमें पता चलता है, वो पता चलता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, जो 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ी गई और अशोक के जीवन काल की सबसे निर्णायक लड़ाई थी, जो उसने अपने राज्यारोहण या यूं कहूं राजा बनने के लगभग 8-9 साल के बाद लड़ी। तो इतना तो हमें मोटा मोटी पता चलता है कि कलिंग 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग राज्य से लड़ा गया। तो कलिंग की राजधानी कहां थी जहां पर अशोक ने अटैक किया था? तो उस राजधानी का नाम है तोसली। तोसली यह राजधानी है कलिंग की, जहां पर अशोक ने अपने सेना के साथ, अपने दलबल के साथ कलिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबको निर्ममता पूर्वक कलिंग युद्ध में मारा गया। लेकिन कलिंग युद्ध हुआ ही क्यों आखिर? अशोक की महत्वाकांक्षा क्या थी कलिंग को अर्जित करने की? पाटलिपुत्र मगध के शासक, या यूं कहूं पूरे भारत के शासक के रूप में अगर देखा जाए, जिसे हम ना मगध तक सीमित कर सकते हैं ना ही किसी क्षेत्र विशेष तक, भारत के शक्तिशाली शासकों में अशोक का नाम प्राचीन काल में सबसे ऊपर लिया जाता है। आखिर इस प्रतापी शासक को अपने शासन के 8 साल के बाद कलिंग क्यों जरूरत पड़ा कि कलिंग लड़ा जाए? इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारक थे जो आपको पता होने चाहिए, चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, और मुख्यतः ज्ञान के लिए भी पता होना चाहिए। तो वास्तव में क्या हुआ था कि अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक तो था ही था। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था जो ये चाहता था कि वो, अशोक एक ऐसा शासक था जो चाहता था कि वो पाटलिपुत्र, पटना से एक ऐसे शासन की स्थापना करे जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध सके। तो सबसे पहले उसने एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया, क्योंकि पाटलिपुत्र से, पटना से पूरे दक्षिण भारत पे सीधा नजर रख पाना संभव नहीं था, क्योंकि यहां से उत्तर की ओर तो संभव है, पूरे रूप से दक्षिण की ओर संभव नहीं है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जिस चीज की जरूरत थी वो थी एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो उसे फिलहाल उड़ीसा में, यानी कि उस समय की तोसली, यानी कि कलिंग, यानी कि वर्तमान उड़ीसा में दिख रहा था। तो उसने सबसे पहले उड़ीसा को चुना, जहां से दक्षिण भारत पर और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण मार्गों पर, रास्तों पर, दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों पर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरा, तोसली एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। आपको पता होगा
जैसे हड़प्पा के टाइम पे लोथल की महत्वता थी, उसी तरीके से लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वही महत्वता तोसली की एक बंदरगाह के रूप में थी, जहां से इधर पूरे व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो दक्षिण भारत में सोने की खानें थी, उस पर भी एक कब्जा मौर्य साम्राज्य को चाहिए था। यानी कि अपने शासन के साम्राज्य विस्तार एक, सोने की खाने के दृष्टिकोण से आर्थिक महत्ता, यानी कि सोने के खान, बंदरगाह की विशेषता, दक्षिण भारत पर पूरा नियंत्रण, ये सभी चीजों ने अशोक को कहीं ना कहीं आकर्षित किया कलिंग पर आक्रमण को लेकर के, जो उसने किया भी 261 ईसा पूर्व बीसी में किया भी, अपने शासन काल के 8वें वर्ष किया, जिसकी चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती भी है, जिस शिलालेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेजी अधिकारी, ने पढ़ा भी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, कलिंग ही क्यों? इसीलिए कलिंग की अपनी बड़ी महत्वता थी। तो जैसा आपने देखा कि कलिंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, कलिंग अशोक की उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें साम्राज्यवाद के बीज छुपे हुए थे। यानी कि दक्षिण भारत पर अगर कब्जा करना है, दक्षिण भारत के सोने को अपने नियंत्रणाधीन करना है, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना है, और पूरे इंडोनेशिया और आसपास के पूरे क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र के सभी बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में भी उड़ीसा यानी कि कलिंग यानी कि तोसली की महत्ता थी। और इन सभी चीजों ने जिस चीज को जन्म दिया उसे हम कलिंग युद्ध कहते हैं, जो अशोक के जीवन काल की सबसे विभत्स घटना थी। इस प्रकार आपने देखा, कलिंग सिर्फ एक युद्ध नहीं था, अशोक की मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है, अशोक के साम्राज्यवादी सोच को भी दर्शाता है। और इसी युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर धर्म परिवर्तन होने लगा। चंड अशोक की जगह पर धम्म अशोक आता है, भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष आता है, और तलवार के स्थान पर पीपल का वृक्ष आता है। इन सभी चीजों ने अशोक के भले ही कहने को मनोदशा, मानसिक स्थिति में परिवर्तन किया, जो आप पढ़ते भी हैं। लेकिन इसी युद्ध ने कहीं ना कहीं अशोक के जीवन में, कहते हैं, परिवर्तनवादी एक रूप में भी आया। लेकिन क्या 261 ईसा पूर्व के युद्ध के बाद ही अशोक में परिवर्तन हुआ? तो यह भी गलत है। बहुत समय तक वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में घिरा रहा। इस प्रकार आपने देखा कि 261 ईसा पूर्व का कलिंग का युद्ध वास्तव में एक युद्ध नहीं, अशोक की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साम्राज्यवादी सोच की, मंशा की प्रतीक थी कलिंग युद्ध। तो मुझे उम्मीद होगी कि आज आपको यह तो जरूर पता चला होगा कि कलिंग युद्ध आखिर अशोक ने लड़ा ही क्यों, कलिंग ही क्यों। तो इस सभी चीजों के उत्तर आपको आज इस वीडियो से मिल गए होंगे। जैसा हमने एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप प्लीज उस पर विजिट करें, कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई। मुगल युद्ध के लिए हमेशा खुले मैदान का ही प्रयोग क्यों करते थे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, की जानकारी के लिए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ जुड़े। इसलिए तो मैंने कहा कि पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती, पढ़ने का सही तरीका भी समझाती है। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।